हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह और आपके सामने आया हूं आज एक रिवीजन वीडियो लेके। और ये होगी आपकी चैप्टर नंबर 1 की, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। हो सकता है वीडियो बहुत लंबी हो जाए, बट कल और परसों की छुट्टी भी है, तो इस वीडियो को पार्ट्स में देख लीजिएगा। और ये बेसिकली वीडियो इसलिए लाया हूँ, बहुत से बच्चों का अभी अभी एडमिशन हुआ है। मैं आगे का पढ़ाऊंगा, उनके ऊपर से जाएगा, मैं नहीं चाहता ऐसा हो। फ्रेंकली टेलिंग यू, 10 से 15 बच्चे अभी अभी नए एडमिशन हुए हैं उनके। और 10 से 15 क्या, एक बच्चा भी अगर ऐसा होता और उसको समझ में ना आ रहा होता मेरा, तो मुझे बुरा लगता। तो हम क्या करेंगे, जितना अभी तक का सिलेबस अपने लोगों ने कर लिया है, उन सारी वीडियोस का दोबारा से एक रिवीजन करेंगे, जितने भी पर्टिकुलर टॉपिक्स है। हाँ, रिवीजन है तो जल्दी होगा ना, तो दिमाग को भी जल्दी जल्दी चलाना। जितना उसमें डीपली पढ़ा दिया गया था उतना डीप तो नहीं हो पाएगा, और फिर भी उतना डीप जाना चाहते हो तो शुरू से करते हो, एक वीडियो देखना शुरू करो। हो सकता है सारा कंसेप्ट फिर से रिकॉल हो जाए, हो सकता है। बट कोशिश करिए, टाइम का आपके पास टाइम कम होने की वजह से आप इसी रिवीजन वाली वीडियो से काम चलाएं अभी। और जैसे अगर आपके एग्जाम्स हो जाते हैं, एग्जाम्स होने के बाद आप फिर से अपना ये पुरानी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। बट अभी मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप जो नए बच्चे हैं वो पहले रिवीजन कर लें, जितना भी पीछे का सिलेबस हो रखा है। तो बात करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की। और जो पुराने बच्चे हैं उनको तो ये लगेगा हमें तो आता है सब कुछ ही, हम क्यों पढ़े। तो उनको मैं ये बता दूं कि भाई कुछ ना कुछ तो रह गया होगा मुझसे भी, और कुछ ना कुछ आपसे भी रह गया होगा उस समय, जो इस हो सकता है इसमें आ जाए। क्या आ जाएगा सर, क्या पता है भाई। और अगर दोबारा पढ़ भी लोगे ना, तो आपका कुछ जाता नहीं है, ठीक है ना, मेरा कुछ जाता है। कुछ आएगा ही, कुछ जाएगा कुछ नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी तो बड़े ही सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं, कुछ भी जो मेजर करा जा सके, एनीथिंग विच यू कैन मेजर इज सेड टू बी फिजिकल क्वांटिटी। कुछ भी, मास, टाइम, लेंथ, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क डन, पावर, प्रेशर, ये सारी की सारी क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटीज है। कुछ भी जो मेजर करा जा सके वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, यस सर, इसके टाइप्स होते हैं भाई। ये दो टाइप की होती है भाई। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, समझ में आ गई। बट ये बताओ होता क्या है इसमें, बताएंगे। दूसरा होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो किसी के ऊपर भी डिपेंड ना करे, जो किसी के भी ऊपर डिपेंड ना करें। तो ये 7 टाइप्स की होती हैं भाई, जैसे मास, जैसे लेंथ, और जैसे टाइम, और जैसे करंट, और जैसे क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब बोले तो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, ठीक है। और जैसे टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर, और लास्ट में आती है इंटेंसिटी, जिसको पढ़ते हैं अपने लोग लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक। अच्छा, अगर आप वैसे भी देखो ना यार, जो अनपढ़ आदमी भी होगा उसको भी इन चीजों की नॉलेज होती है। वो देख सकता है पर्टिकुलर चीज कितनी भारी है, 2 किलो है, 3 किलो। पर्टिकुलर चीजों को लेंथ वाइज भी मेजर कर सकता है कि हाँ वहां चल के कितना गया, 1 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर गया। वो ये भी पता कर सकता है मैं कितने टाइम से काम कर रहा हूँ, 1 साल, 2 साल, या आज की दिहाड़ी मेरी 2 घंटे की हो चुकी है। तो उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। वो ऐसी कुछ चीजें जिनकी नॉलेज एक इंडिविजुअल को हो, जो पढ़ा लिखा हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट उसको इसकी नॉलेज हो, तो उनको नाम दे दिया जाता है फंडामेंट। ऐसे समझिए, ठीक। सिमिलरली डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज तो बहुत सारी होती है, अनगिनत होती है, मैं काउंट ही नहीं कर सकता हूँ, ना आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे कह देता हूँ आपको, वेलोसिटी है भाई। क्या है? वेलोसिटी। एक्सेलरेशन है भाई, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मुझे आता है बोलना। पावर है,
मतलब पावर है। फिर प्रेशर है भाई, प्रेशर। फिर वर्क डन है, क्या है, वर्क डन, वर्क डन, क्या है, वर्क डन। ऐसे चलते जाओगे तो यार खत्म नहीं होने वाली है ये नहीं खत्म होती। ये बड़ी बेशरम है। विस्कोसिटी, स्ट्रेस, मैं लिखता जाऊंगा, मेरा हाथ थक जाएगा, बोर्ड खत्म हो जाएगा, बट ये नहीं खत्म होगी। ये बहुत सारी है। अच्छा सर, इनको ड्राइव करें तो, मतलब इनको डिफाइन करें तो दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच डिपेंड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। These are those physical quantities which depend on fundamental physical quantities. अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर आपने झूठ बोला, डिस्प्लेसमेंट तो इसमें है ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ। You got, my dear student? Automatically what it becomes, length upon time. It becomes what, length upon time. बात समझ में आई? क्लियर हो रहा है? बहुत क्लियर होगा। तू मेरा साथ न छोड़ियो, मैं तेरा साथ न छोड़ूंगा। तू मेरी वीडियो एंड तक देखियो, तुझे सारा समझ में आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पुट कर दिया लेंथ, अपॉन हो गया टाइम, तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती है वेलोसिटी v। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो ये चेंज का सिंबल होता है डेल। कुछ नए बच्चे समझ रहे होंगे ट्रायंगल क्यों बना दिया, गलती से बन गया अगर, नहीं नहीं गलती से नहीं बना। इसका मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को वैसे कैसे लिखते हैं, v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल, अपॉन टाइम। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्सेलरेशन की इक्वेशन भी होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टाइम। ऐसे फोर्स का फॉर्मूला होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो है ही, एक्सेलरेशन तो सर आया नहीं, तो ध्यान से देखो एक्सेलरेशन ये है। वेलोसिटी अपॉन टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी आया नहीं, तो बेटा वेलोसिटी ये है, लेंथ अपॉन टाइम हो गया ना, हो गया ना। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर फिजिकल क्वांटिटी में आएंगी यही फिजिकल क्वांटिटीज, ये समझ लो भाई सर। तो भाई सिंपल भाषा में आपको मैं ये तो बता ही चुका हूं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अब समझिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स, चलो यही बता देते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को अगर आपने मेजर करना है तो मेजर करने के लिए आपको पता होना चाहिए यूनिट क्या। जैसे सेब लाए भाई आप बाजार से खरीद के, तो आप उसको किस तरह से बताओगे किसी को कि कितने सेब लाए, या फिर किस हिसाब से लाए। तो दुकानदार के पास भी जाते हो ना, तो कभी उसको ये नहीं कहते हो एक सेब दे दिया, दो सेब दे दिया, तीन सेब दे दे। और वो कभी आपको ये नहीं कहता एक सेब का रेट इतना है, दो सेब का रेट इतना है, ना 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 ना। वो क्या समझाता है, वो आपको समझाता है कि एप्पल्स का रेट है 70 kg, 70 रुपीज पर केजी, पर केजी। 1 किलो के सेब अगर आप खरीदते हो तो आपको 70 रुपए देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब सेब की जो क्वांटिटी है उसको अगर आपने मेजर करना है, वो किस में मेजर करना है, मास में, दैट इज इन केस ऑफ केजी। केजी एक यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है अगर उसके यूनिट्स में, तो यूनिट एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार टाइप का होता है। कितना टाइप का, तो चार टाइप का। उनमें से तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और चौथा ऐसा यूनिट होता है जिसके बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, तो ये होता है तीन टाइप का। कितने टाइप का, तीन टाइप का। एक होता है सीजीएस यूनिट, एक होता है एमटीएस यूनिट, और एक होता है एफपीएस यूनिट। तो इंडियंस बेसिकली यूज करते हैं एमटीएस और सीजीएस, ब्रिटेन ब्रिटिशर्स यूज करते हैं एफपीएस। याद रखना बस। वो हमेशा लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में मेजर करते हैं, हम लोग किलो में मेजर करते हैं, हम लोग मीटर का यूज करते हैं, हम लोग सेकंड का यूज करते हैं, सेकंड का वो यूज करेंगे, सेकंड का हम यूज करेंगे। तो C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम, S स्टैंड्स फॉर सेकंड, M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, S स्टैंड्स फॉर सेकंड। Similarly, F stands for foot, P stands for pound, और S stands for second। तो ये आपके तीन वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के काम आ सकते हैं। याद रखेंगे भाई ये चीज।
आगे जरूरत पड़ेगी, डायमेंशनल फॉर्मूले आने वाले हैं, वहां जरूरत पड़ेगी इनकी, पता होना चाहिए वहां पर। नहीं पता होगा तो दिक्कत हो जाएगी भाई, फिर मत बताना सर आपने तो बताया नहीं था। बता भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, इनकी जरूरत पड़ेगी आगे। अच्छा समझ में आ रहा है भाई, न्यू कमर्स रहा है यार, अच्छा सा कमेंट लिखो, थैंक यू सर, अच्छा सा। तो नहीं आ रहा ना, तो लिखो बहुत बुरा सर, बिल्कुल मजा नहीं आया, वीडियो को डिसलाइक साथ में और कर देना, बट अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना यार, और साथ में अच्छा सा कमेंटा जरूर डाल देना। तो कमेंटा से क्या होता है ना, कमेंटा से अंदर से जोश आता है, बच्चे को और अच्छा समझाना है। और लाइक ना हो ना, कमेंट ना हो ना, तो लगता है यार क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, तो डिमोटिवेट हो जाता हूँ फिर मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ यार, समझा करो तुम लोग। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या हो गया ये, डायमेंशनल फॉर्मूला, जो आज अपना दूसरा टॉपिक है, डायमेंशनल फॉर्मूले करना है। ठीक है, इन केस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, द फॉर्मूला विच इज इन टर्म्स ऑफ, द फॉर्मूला विच इज इन टर्म्स ऑफ, द फॉर्मूला इज which is in terms of mass, length and time, mass, length and टाइम्स के टर्म्स में अगर कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी फॉर्मूला, वो डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाया जाता है। तो पहले तो देखिए फिजिकल क्वांटिटीज जो आपके पास थे उनके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं, जैसे कि मास का होता है m, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है, याद रखना हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है। लेंथ का होता है एल, क्या होता है एल, ठीक। टाइम का होता है कैपिटल टी, टाइम का होता है कैपिटल टी। अगर साथ में साथ इनके यूनिट्स की भी बात करें तो मास का होता है केजी, लेंथ का होता है मीटर्स और टाइम का होता है सेकंड्स, ठीक। तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट देयर एसआई यूनिट्स, यू कैन से आई एम टॉकिंग अबाउट देयर एमकेएस यूनिट्स। फिर बात करते हैं टेम्परेचर की, ठीक है। तो एक चीज अभी नोटिस करोगे आप, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, ऐसे यूनिट याद रखना, केल्विन, क्या होता है केल्विन, ठीक है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भाई टेम्परेचर का टी नहीं ले सकते, क्यों, टाइम का ऑलरेडी टी ले रखा है, तो याद करने का तरीका केल्विन का के उठा लो यहाँ से, अरे सर कितना बढ़िया है, ठीक है। करंट का, तो करंट का सी उठा ले, नहीं 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 नहीं, नहीं। अब देखो ना, आदत डाला करो, जब तक यहाँ थे आदत पड़ी हुई थी, अब इसको आदत डाल लो, मतलब आपका जो पर्टिकुलर इधर यूनिट होगा उसका पहला लेटर उठाएंगे, तो करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर, उसका ई उठा लो। अब नाराज हो गया आप, पहला अक्षर लेना ही नहीं हमने, पहला अक्षर हमने लेना ही नहीं, पहला लेटर लेना ही नहीं हम, ठीक है नहीं लेंगे सर। फिर बात करते हैं इंटेंसिटी, अप्स अप्स अप्स, इंटेंसिटी होता है ना अगर मैं डी डाल देता, इंटेंसिटी कोई बात नहीं। अब ये बात करते हैं कैंडला, कैंडला कंडला, तो कैंडला का सी डी, कैंडला का सी डी। फिर बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर का यूनिट होता है एमओएलई, मोल, एमओएलई मोल। तो मोल की जगह हम लोग मोल, जस्ट मोल, नॉट मोल, मोल जस्ट मोल, ओके। तो बेसिकली दीज आर द यूनिट्स एंड दीज आर द डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ऑफ फंडा, फंटा आया था ना फंटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के units as well as dimensional formulas. But sir, we have to calculate here, we have to find out the dimensional formulas of derived physical quantities. ठीक है ना, क्या दिक्कत है, derived का भी निकाल देते हैं। इनके सब derived क्या होता है, पहली है सपोज आपके पास वेलोसिटी, जिसकी बात हम लोगों ने पहले करी थी, तो वेलोसिटी का मामला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है भाई। डिस्प्लेसमेंट आपकी एक लेंथ होती है, तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला एल हो गया अपॉन द टाइम टी हो गया, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया एल टी माइनस वन, क्या आ गया एल टी माइनस। सिमिलरली सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाता है, क्या आता है एक्सेलरेशन, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला भाई, वेलोसिटी में से मैं वेलोसिटी माइनस करूंगा तो मिलेगी तो वेलोसिटी ही, और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, एल टी माइनस वन, ऑलरेडी ऊपर है, नीचे टाइम टी, टाइम ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस वन पहले से थी, माइनस वन और आ गया तो कितना बन गया एल टी माइनस टू, क्या बन गया एल टी
-2। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज lt -1, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज lt -2। याद रखेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज lt -1, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज lt -2। अगर अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं फोर्स की, फोर्स, तब फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। कभी कभी ना पंजाबी निकल आती है मुंह से, फोर्स। तो मास की जगह आ गया कैपिटल एम, एक्सेलरेशन की जगह आ गया एल टी -2। तो एम एल टी -2, अगर कहीं कानपुर का है तो वो जरूर डाल दे भाई, कानपुर से बड़ा प्यार सा हो गया अब। कोई कानपुर से देख रहा है ना तो कमेंट जरूर करे भाई, और साथ में लिख दे सर आई एम फ्रॉम कानपुर, और मेरी शहर का मत लिख देना सर आई एम फ्रॉम कानपुर। एम एल टी -2। फिर चौथी बात करते हैं यहाँ पर, चौथी बात हम किसी की भी कर लेते हैं। सपोज वर्क डन उठा लेते हैं यार, वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई। फॉर्मूला जैसे फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। फॉर्मूलाज नहीं बताऊंगा ना, डायमेंशन फॉर्मूला पता नहीं चलेगा क्या है। हाँ, याद कर सकते हो डायरेक्टली फॉर्मूलाज, ये वाले फॉर्मूलाज, डायमेंशन फॉर्मूलाज डायरेक्टली याद कर लो। दिक्कत होगी ना अगर ये याद कर लोगे इनको, जाके काम ही तो आएंगे। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, काम आएगा कहाँ, थर्ड यूनिट में। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, सेकंड यूनिट में। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेकंड यूनिट में। वर्क डन का फिफ्थ यूनिट में, वर्क एनर्जी एंड पावर वाले में। सारे फॉर्मुलेस काम आएंगे, कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो फालतू में पढ़ोगे। फिजिक्स कभी फालतू होती नहीं है भाई मेरे। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी -2 इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया एल, इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया एल। एल की पावर 1, एल की पावर 1, दोनों पावर्स को ऐड अप कर दोगे तो क्या मिलेगा, एम एल टू टी -2। तो ये आ गया वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला। जब भी वर्क डन लिखो तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देना। वीडियो लंबी हो जाएगी मैं बता रहा हूँ, और लंबी हो गई देखना पूरी, काम की है, फालतू नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको वर्क डन मिल गया भाई। और पुराने बच्चों, अगर कोई देख रहा है ना तो अच्छी बात है। अब भाई नए बच्चों का यहाँ पर एक होमवर्क जो आपको करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। 5 डायमेंशनल फॉर्मूलेस आपको निकालने हैं जिनकी मैं वैल्यू आपको बता रहा हूँ, नए बच्चों के लिए, नए बच्चों के लिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नए बच्चों, अगर आपको ये नहीं पता कि अगर ये कमेंट नहीं डालोगे तो क्या होगा, तो उस पर्टिकुलर दिन की एब्सेंट लग जाएगी। तो आज की एब्सेंट लग जाएगी अगर आपने इन फॉर्मूलेस को कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा। फिर आती है विस्कोसिटी, क्या आती है, विस्कोसिटी। ठीक है, फिर आता है स्ट्रेस, क्या आता है, स्ट्रेस। फिर आती है प्रेशर, क्या आता है, प्रेशर। और फिर आता है आपके पास, मान लो यार कुछ भी मान लो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मान लो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट चलो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, आपको मैं दे देता हूँ इजी सा, दूँ इजी सा, इजी दूँ। चलो पावर ले लो यार, खुश रहो तुम लोग। ये 5, ठीक है, नए बच्चों के लिए ये 5, आने वाले बच्चों के लिए नहीं है। पुराने वाले बच्चे क्या करें, चलो इसमें से 2 निकाल देना, पुराने वाले बच्चे, ये वाले पुराने वाले बच्चे, तो पहला और दूसरा, ठीक है। और नए वाले बच्चे पांचों के पांचों, ये होमवर्क है बेटा, ये करोगे आज, इसी में कमेंट बॉक्स में लिखना है बस निकाल के। आपके इतना कर रहा हूँ यार, बताओ, इतना कर रहा हूँ ताकि आपको फिजिक्स आगे की समझ में आ जाए। चाहो तो आगे बढ़ता रहूँ, सिलेबस आगे बढ़ाता हूँ, क्या फर्क पड़ता है मुझे, बट नहीं यार फर्क पड़ता। ठीक है, अब भाई हमने लोगों ने डायमेंशन फॉर्मूला कर दिया, मास एम, लेंथ एल, टाइम टी के टर्म्स में अगर कोई भी फॉर्मूला है तो उसको अपने लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई सर हमने क्यों पढ़ा डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या लॉजिक था पढ़ने का, क्या रीजन था पढ़ने का। तो डायमेंशनल एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले। ठीक, एप्लीकेशन करेंगे भाई किसकी, डायमेंशनल फॉर्मूला की, क्या क्या काम करता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो भाई पहली एप्लीकेशन देखिए क्या है, इट हेल्प्स, इट हेल्प्स इन डिराइविंग फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं भाई अगर आप भूल गए हो, डिराइविंग फॉर्मूला
कोई भी फॉर्मूला भूल चुके हो और आपको ड्राइव करना है। सपोज मैं बात करता हूँ 9th क्लास में पढ़े हुए आपके एक फॉर्मूले के सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² / r होता है, आप सबको पता होगा, बट आपको याद ही नहीं आ रहा है। नहीं सर आ गया, हम आपने बोर्ड पे लिख दिया, याद आ गया। अरे नहीं मतलब अब भूल चुके हो ये फॉर्मूला। कुछ बच्चे ऐसे याद कर रहे होंगे सपोज mv/r का स्क्वायर, है ना, तो ये तो गलत है, गलत है यार ये। कुछ बच्चों को ये ऐसे याद होगा mv²r, ये भी गलत है ना भाई, ये भी गलत है। तो भाई अगर आपको याद रखना है और याद हो नहीं रहा है तो क्या करो, बस इतना याद कर लो, बस इतना याद कर लो, उस फोर्स के फॉर्मूले में क्या क्या आता था। मास आता था, वेलोसिटी आती थी और रेडियस आता था। इतना तो याद कर सकते हैं ना, तो इतना ही याद है सर। हाँ भाई, मास भी आता था, वेलोसिटी भी आती थी, रेडियस भी आता था। तो भाई ऐसे कंडीशन में एफ डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली मोशन का साइन का मतलब हो गया डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर और रेडियस के। ठीक, तो यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या करेगा, तो देखते रहना अभी क्या करेगा डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अगर आपको ये फॉर्मूला डिराइव करना है तो द नॉलेज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला इज वेरी कंपल्सरी। नॉलेज होगी तो ही आप डिराइव कर सकते हो। तो इसका मतलब किसके किसकी नॉलेज, तो फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूले की नॉलेज, मास के डायमेंशन फॉर्मूले की नॉलेज, वेलोसिटी के डायमेंशन फॉर्मूले की नॉलेज और रेडियस के डायमेंशन फॉर्मूले की नॉलेज। अगर इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज आपको पता होंगे तभी आगे बढ़ने का फायदा है, वरना दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर देना, इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि नहीं आएगा ये चारों में से किसी एक का भी डायमेंशन फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा तो इट इज नॉट गोइंग टू गेट सॉल्व। ठीक है सर, तो क्या करा जाता है, तो पहली स्टेप तो वही है जो क्वेश्चन में ही लिखा होगा। क्वेश्चन में लिखा होगा फोर्स एफ डिपेंड्स ऑन मास वेलोसिटी एंड रेडियस, फाइंड द डिराइव्ड फॉर्मूला। फॉर्मूला डिराइव कर दिया, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द रिलेशन। तो पहले स्टेप में आपने उस क्वेश्चन से ही उतार लिया एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास वेलोसिटी एंड टाइम। अगर गला खराब है मेरा और आपको आवाज थोड़ी सही से समझ में नहीं आ रही है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। एक दूसरी स्टेप देखिए, दूसरी स्टेप में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं और कांस्टेंट के को लगा देते हैं। 9th क्लास में भी ऐसे कुछ करते थे। और मास एम की हमें पावर नहीं पता है तो मास एम की पावर को ए मान लो, वेलोसिटी की पावर को भी नहीं पता है तो वेलोसिटी की पावर बी मान लो, आर की पावर भी नहीं पता है तो आर की पावर को सी मान लो। ठीक है, अब भाई जब मैं दो चीजों को इक्वेट कर रहा हूं, इधर वाली चीज इसके बराबर रख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी चीज मिलके मुझे ये चीज प्रोवाइड करवा रही है। दैट्स बात है। तो इसका मतलब ये सारी चीज मिलके ये है, तो दैट मीन्स अगर ये फोर्स है तो ये सारी चीज मिलके फोर्स है, अलग अलग फोर्स नहीं, मिलके फोर्स है। ठीक है, अच्छी बात है। स्टेप नंबर 3 देखिए, अब क्या करना है, सबके डायमेंशन फॉर्मूला लगा दीजिए। तो सबके डायमेंशन फॉर्मूला पता होने चाहिए। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने बताया, चलो फिर से डिराइव करते हैं। F इज इक्वल टू एम ए, मास कैपिटल एम, एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, मल्टीप्लाई करा तो क्या मिल गया, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। तो पुट कर दिया भाई थर्ड स्टेप में, एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू के एज इट इज, स्मॉल एम का कैपिटल एम हो गया भाई, पावर ए हो गई, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन हो गया भाई, पावर बी हो गई, और रेडियस एक लेंथ है, रेडियस एक लेंथ है तो यहाँ पर जस्ट एल पुट कर दिया, पावर सी हो गई। तीसरी स्टेप क्या करते हैं, चौथी स्टेप, इन सारी ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए। तो एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, एम की पावर ए है, एल की पावर बी, टी की पावर माइनस बी और एल की पावर सी। फिर के एज इट इज रहने दिया भाई, के एज इट इज रहने दिया। इधर देखो पावर्स, सॉरी कोफिशिएंट्स अगर सेम है उनकी पावर्स को ऐड अप कर दो, तो एम की पावर ए, एल की पावर बी प्लस सी, एल की पावर बी प्लस सी और टी की पावर माइनस बी। इधर क्या है, एम एल टी माइनस टू। ये तो कोई कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट मतलब कोई नंबर होगा 1 2 3 4, तो इसकी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, इसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, क्योंकि नंबर्स का कोई डायमेंशन फॉर्मूला होते ही नहीं। तो इसका मतलब अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स हुआ ना, ये फोर्स है तो ये भी फोर्स हुआ। तो जो पावर एम की इधर होगी वही पावर एम की इधर होगी, जो पावर एल की इधर होगी वही पावर एल की इधर होगी, और जो पावर टी की इधर होगी वही पावर टी की इधर होगी।
तो ये सब इसका मतलब तो ये हुआ मैं सर ए बी और सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हो, इसमें पुट कर सकते हो, बिल्कुल पुट कर सकते हो, फॉर्मूला निकल आएगा। वाह भाई वाह, आसान था यार ये तो। ठीक है, तो स्टेप नंबर 6 देखिए क्या करा आपने, कंपेयर करा दोनों इक्वेशंस को, ऑन कंपेयरिंग देयर पावर्स, ऑन कंपेयरिंग देयर पावर्स व्हाट आई गेट इज ए की वैल्यू 1 के बराबर, बी प्लस सी की वैल्यू 1 के बराबर और माइनस बी की वैल्यू -2 के बराबर। ठीक, तो क्या मिलता है मुझे, मुझे ए की पावर डायरेक्टली मिल जाती है, क्या है वो 1, बी की पावर डायरेक्टली मिल जाती है, वैल्यू मिल जाती है, वो है क्या 2, और बी को अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो मिलता है मुझे 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो सी की वैल्यू आती है -2। इन तीनों पावर्स को इसमें पुट करिए तो ध्यान से देखो क्या मिलता है, एफ इज इक्वल टू के एम की पावर 1, वी की पावर 2, आर की पावर -, तो के एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू फोर्स, एफ इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आपने एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, सर के का क्या करें, तो वहां पर क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है टेक टेक के इज इक्वल टू 1, तो भाई फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और इनकेस अगर कुछ नहीं गिवन है तो ऐसे ही छोड़ दोगे तो कोई माइकल लाल आपका ये आंसर नहीं काट सकता। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन तो आपने कर ली, पहली एप्लीकेशन तो आपने कर ली। दूसरी एप्लीकेशन की बात करते हैं, दूसरी एप्लीकेशन की बात, तो एक तरह से देखा जाए तो यार के की वैल्यू डायमेंशन फॉर्मूला नहीं निकाल पाता, बिल्कुल ये के की वैल्यू डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से आप नहीं निकाल सकते, तो ये एक तरह से इसकी लिमिटेशन भी है। तो एप्लीकेशंस के साथ साथ आपको मैं लिमिटेशंस भी बताता जा रहा हूं। तो पहली लिमिटेशन आपको डायमेंशनल फॉर्मूले की पता चल चुकी है, वो क्या है, इट कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। दूसरा, दूसरी एप्लीकेशन देखो, दूसरी एप्लीकेशन होती है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन की करेक्टनेस को आपने चेक करना है, क्या इक्वेशन सही है या नहीं। ठीक है भाई, चेक कर सकते हैं कैसे, सपोज सपोज आपके पास कोई फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला सपोज आपके पास है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऑलरेडी पढ़ा हुआ फॉर्मूला है, साफ दिख रहा है, करेक्ट है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक, अब इसको चेक करना है क्या ये फॉर्मूला सही है या नहीं। देखो नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको पहले से पता है फॉर्मूला गलत है, क्यों चेक करना, बट बताना है ना कैसे चेक करते हैं। तो भाई एक प्रिंसिपल होता है ऐसी क्वेश्चंस को चेक करने का, उसको कहते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल। क्या कहते हैं, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से आप इजिली चेक कर सकते हो, इजिली। तो उसमें क्या करना होता है, पहले एलएचएस देखा, एलएचएस में क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एल टी माइनस 1। ठीक है भाई, ये दोनों ऐड होके अगर वेलोसिटी दे रहे हैं तो इसका मतलब ये भी वेलोसिटी होनी चाहिए, ये भी वेलोसिटी होनी चाहिए। तो ये तो वेलोसिटी दिख रही है, इनिशियल है, इसमें तो एक्सेलरेशन और टाइम दोनों। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ ये कंप्लीट वेलोसिटी हो जाए, कैसे होगी सर, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर एल टी माइनस 1 आ जाता है तो वो वेलोसिटी होगी। ओके, इसका तो आएगा ही आएगा एल टी माइनस 1, क्योंकि ये वेलोसिटी है ही, बट इसका तो चेक करना पड़ेगा ना। तो मैंने एल एच एस को तो चेक कर लिया, वेलोसिटी एल टी माइनस 1। आर एच एस को चेक करो, तो आर एच एस में क्या है, यू प्लस ए टी स्क्वायर है, तो यू का तो एल टी माइनस 1 हुआ, प्लस ए की जगह क्या पुट करूंगा, एल टी माइनस 2 इंटू टाइम की जगह टी का स्क्वायर, तो टी की पावर -2 है इधर, टी की पावर 2 इधर है, तो क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा एल टी माइनस 1 प्लस एल। तो क्या दिखा, तो आपको दिख रहा है भाई ये इसके बराबर नहीं है, तो हेंस द इक्वेशन इज रॉन्ग, हेंस द इक्वेशन इज रॉन्ग। अब इसकी बता देता हूं एक लिमिटेशन, तो लिमिटेशन देखो भाई, v इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी। ओके सर, इक्वेशन तो ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है, बट चेक करना डायमेंशन फॉर्मूला के थ्रू, चेक करना डायमेंशन फॉर्मूला के थ्रू। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल आपने लगाया, पहले एलएचएस चेक करा, एलएचएस चेक करा तो आया v, डायमेंशन फॉर्मूला आया एल टी माइनस 1। दूसरा निकला आरएचएस, आरएचएस में ध्यान से देखो क्या है, 2u प्लस ए टी। भाई 2u, तो इसमें 2 का तो डायमेंशन फॉर्मूला होगा ही नहीं,
तो आया क्या, एल टी माइनस वन, ठीक है, प्लस इसका डायमेंशन फॉर्मूला चेक करो क्या होगा, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू इंटू टाइम, टाइम का टी, तो पुट करा तो क्या मिला, एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन। तो सर ये इक्वेशन गलत है क्या, इक्वेशन तो सही आ रही है। अब यहां पर लिमिटेशन क्या है, with the help of dimension formula, if you are going to verify any of the equations, then dimension formula only verifies the equation in terms of dimensions. तो ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन इट इज करेक्ट, आप लिख देना वहां पर इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला इट इज करेक्ट, या इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस इट इज करेक्ट, बट फ्रॉम माय नॉलेज I can say in terms of numerics it is wrong. अगर आप नंबर्स में देखो तो ये आपकी गलत है, क्योंकि कभी भी टू यहाँ पर नहीं आता। तो लिमिटेशन में क्या लिखोगे, डायमेंशन फार्मूला ऑलवेज चेक द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, नॉट इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक्स। जो न्यूमेरिक्स के टर्म्स में वो कभी भी इक्वेशन को चेक नहीं कर सकती। तो इस तरह से ये आपकी होगी सेकंड प्रिंसिपल और सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की। तो थर्ड एप्लीकेशन भी आपको मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। तो थर्ड एप्लीकेशन होती है भाई टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने का काम करा जाता है। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने का काम करा जाता है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। होता क्या है, सपोज एक न्यूटन का फोर्स को कन्वर्ट करना है उसके सीजीएस में, ये है इसका एमकेएस यूनिट, या ऐसा ही बोल लो, क्या है ऐसे बोलो। तो सीजीएस यूनिट होता है डाइन, क्या होता है डाइन, डायन नहीं डाइन। यहाँ पर ये हो गया डाइन। हमें नहीं पता एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, बट एक बात के लिए सोचिए, जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा, क्योंकि फोर्स है दोनों के दोनों। दैट मीन्स इसका डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी एम एल टी माइनस टू। फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा एम के इसमें मास केजीस में होता है, बट इसमें मास ग्राम्स में होता है। लेंथ आपकी मीटर्स में होती है, लेंथ आपके सेंटीमीटर्स में होती है। टाइम बेशक आपका सेम होता है सेकंड्स में, टाइम बेशक आपका सेम होगा सेकंड्स में, फॉर्मूला सेम रहेगा। तो इसका मतलब अगर कोई भी और फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी और फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू जैसे इसकी 1 है, उसकी n1 मान लूं, और कोई भी जनरल फिजिकल क्वांटिटी मान लूं, तो अगर मुझे उसको कन्वर्ट करना है उसके दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, तो फिजिकल क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी ना, बस क्या चेंज हो जाएगा, नंबर चेंज हो जाएगा। मतलब अगर ये एक न्यूटन की वैल्यू पता करनी है डाइस में, तो कितने डाइन, तो वो नंबर n2 हमें नहीं पता कितना होगा, वो डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से हम पता कर सकते हैं। बट एक फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। बोले तो अगर कोई डायमेंशन फॉर्मूला है एम एल बी टी सी, और इधर भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, फिर वो सेम रहेगा। बट फर्क कहाँ पड़ेगा, फर्क पड़ेगा उनको किस टर्म्स में मेजर कराया जाता है। तो इसका अगर मास इधर का केजी होगा, इधर का ग्राम्स होगा, तो मासेस को आपने क्या करा, डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ का मास m1, यहाँ का मास m2। इधर की लेंथ अगर मीटर्स में, उधर की लेंथ अगर सेंटीमीटर्स में, तो यहाँ की L1 हो गई, यहाँ L2 हो गई, इधर का टाइम T1 हो गया, इधर का टाइम T2 होगा। जरूरी थोड़ी हर बार सेकंड ही होगा, कुछ भी हो सकता है, तो फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा। पावर सेम होगी, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा, पावर सबकी सेम है। तो इधर पावर ABC, उधर भी पावर ABC, ठीक है। तो इधर क्या आ गया आपके पास n2 क्लोज ब्रैकेट्स, इधर क्या आ गया n1 क्लोज ब्रैकेट्स। अब आगे ध्यान दीजिएगा। अब सपोज n1 पता है, n2 निकालना है, तो n2 विल बिकम व्हाट, n1, m1 अपॉन m2 की होल पावर a, l1 अपॉन l2 की होल पावर b, t1 अपॉन t2 की होल पावर c। ठीक, तो n1 n2 की वैल्यू हो गई n1, ये आ गया वैल्यू। तो आपको यहां पर सिंपली क्या पता करना है, सपोज एक न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, एक न्यूटन को डाइन में ही कन्वर्ट करना है, तो ये 1 क्या है, ये n1 की वैल्यू है,
वन क्या है, n1 की वैल्यू। ठीक, m1 बोले तो मास इन न्यूटन कितना होता है, केजीस में होता है, तो 1 kg लिख दिया। बट अगर मैं m2 की बात करूं तो किसमें होता है, ग्राम से, तो 1 ग्राम लिख दिया। पावर है, लेंथ L1 किसमें है, मीटर्स में, तो 1 मीटर लिख दिया भाई। L2, L2 किसमें, सेंटीमीटर्स में, तो 1 सेंटीमीटर लिख दिया। पावर भी। टाइम T1 सेकंड्स में, इसमें भी सेकंड्स में, तो 1s अपॉन 1s, पावर हो गई c। अब भाई डायमेंशनल फॉर्मूले की नॉलेज होना जरूरी है, नहीं नॉलेज होगी तो ए बी और सी नहीं मिलेगा। तो तो डायमेंशनल फॉर्मूले की नॉलेज ध्यान से देखिए, ये क्या है, एम एल टी माइनस टू, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, फोर्स का, सेम है दोनों तरफ। तो भाई ए पावर किसकी है, मास की, कितनी है, 1, तो ए को हटा दो, 1 लगा दो, बी को हटा दो, 1 लगा दो, सी को हटा दो तो -2 लगा दो, यही है ना, 1 1 -2 पुट कर दिया भाई। कन्वर्जन किसका करना है, न्यूटन का डाइन में, तो न्यूटन वाले सारे टर्म्स को डाइन के सारे टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, आंसर आ जाना चाहिए। देखो n2, तो n2 विल बी इक्वल टू 1, किसको कन्वर्ट करना है, न्यूटन के टर्म्स को डाइन के टर्म्स में, तो केजी ग्राम में, मीटर सेंटीमीटर में, सेकंड सेकंड में, तो ठीक 1000 ग्राम्स अपॉन 1 ग्राम, पावर 1 ही है, 1 मीटर इंटू सेंटीमीटर दैट इज 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, इधर सेकंड से सेकंड ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पावर -2। पावर 1 की कुछ भी हो वो 1 ही रहता है। इधर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1000 इंटू 100, n2 की वैल्यू कितनी आ गई, n2 की वैल्यू आ गई 10⁵। तो इस n2 को यहाँ पुट करना है, तो क्या मिल जाता है, 1 न्यूटन की वैल्यू मिल जाती है 10⁵ डाइन के बराबर। तो इस तरह से आपको तीसरी एप्लीकेशन के बारे में भी समझ में आ गया होगा। एक होमवर्क सब बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए, बस इतना बता देना, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, सॉल्व करके बताओगे खुद, सॉल्व करके खुद बताओगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखोगे यहाँ पर, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। अर्ग बेसिकली क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क का, जूल क्या है, ऐसा यूनिट है वर्क। गले की ऐसी तैसी हो रखी है भाइयों, ठीक है, तो अगर नहीं कुछ समझ में आया हो तो प्लीज ध्यान देना थोड़ा सा अच्छे से, तो हो सकता है समझ में आ जाए। तो भाई एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन मामला हो गया, ठीक। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन सा वाला सर, एरर्स, गलतियां जो आप लोग बहुत करते हो, एरर्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई एरर्स। एरर्स बोले तो मिस्टेक्स, है ना, एरर्स बोले तो मिस्टेक्स, कौन करता है, ह्यूमंस, और कौन करवाता है, कोई भी, कोई भी करवा सकता है, आपका एनवायरनमेंट करवा सकता है, आपका इंस्ट्रूमेंट करवा सकता है, आप खुद कर सकते हो, आपका दोस्त करवा सकता है, कोई भी करवा सकता है, आपकी नॉलेज करवा सकती है, नॉलेज नहीं है तो एरर्स होगी होगी। तो इस तरह से एरर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स, रैंडम एरर, कांस्टेंट एरर, ग्रॉस एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, ठीक है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से होने वाली एरर, ऐसे बहुत सारी एरर्स। बट वी आर गोइंग टू स्टडी बेसिकली अबाउट 3 एरर्स। कौन कौन से, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एब्सोल्यूट एरर, कौन सी, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में आपके बारे में आपको पता होनी चाहिए क्या होती है एब्सोल्यूट एरर। दूसरी रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर के बारे में आपको नॉलेज हो भाई क्या होती है, ठीक। तीसरी ग्रॉस एरर, क्या, ग्रॉस एरर, ठीक। ओ माय गॉड, परसेंटेज एरर लिखना था यार, दिमाग को क्या हो गया, परसेंटेज एरर। तो ये 3 टाइप के एरर्स हैं जिनके बारे में आप लोगों ने पढ़ना, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। बट इनको समझाने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। सपोज कोई एक पर्टिकुलर लेंथ है जिसको आप मेजर करना चाहते हैं, और आपके पास कोई स्केल है, आपके पास कोई स्केल है, आपने मेजर करा, समथिंग इसकी लेंथ निकल के आई 5.6 सेंटीमीटर, जो आपके पास ऑर्डिनरी स्केल्स होते हैं। आपका दोस्त एक आया, उसने मेजर करा, तो उसको मिली 5.7 सेंटीमीटर।
एक और कोई दोस्त आया, उसने मेजर करी, उसको मिली 5.5 सेंटीमीटर, उसको कम मिली। अब देखो, अब आपस में लड़ोगे कौन सही है कौन नहीं, है ना। तो आप कहोगे चलो चौथे को बुलाओ, पता चल जाएगा। ले चौथे को बुलाया, उसकी हाइट 5.8 सेंटीमीटर, एक्यूरेट कौन है, पता चल पाएगा ना। बट हाँ, सबकी नॉलेज मिला के एक वैल्यू प्रोवाइड करवा सकती है। कौन सी? ट्रू वैल्यू। कैसे? तो जितनी भी वैल्यूज आई हैं इन सब का क्या कर दिया जाए, मीन। A1 ये हो गई, A2 ये हो गई, A3 ये हो गई, A4 ये हो गई। तो जितनी भी वैल्यूज हैं इन सब का निकाल दिया जाए मीन, और उस वैल्यू को मान लिया जाए ट्रू वैल्यू। आपस में सबको कहोगे लड़ना बंद करो यार, अपने लोग सारी की सारी वैल्यूज का क्या कर लेते हैं, मीन कर लेते हैं, और उस वैल्यू को जो भी वहां से निकलेगी उसको ट्रू वैल्यू मान लेंगे। फिर अपने आप अपने लोगों को अपनी अपनी गलती मिल जाएगी। कैसे गलती कैसे मिलेगी? तो देखो, ये ट्रू वैल्यू कहां से आई, इनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो बंदों ने निकाली है, उनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, इनको एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज कहा जाता है, जो आप खुद करते हो, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। और इन केस अगर आपको ट्रू वैल्यू नहीं पता है, जैसे भाई आप बाजार से कोई पैकेट लाए, कुछ भी चीज का, नमकीन का या किसी भी चीज का, उसके ऊपर एक रेट लिखा होता है और उसके साथ साथ नीचे मास लिखा होता है, 100 ग्राम 200 ग्राम। तो वो पर्टिकुलर वैल्यू को मैं क्या मानूंगा, ट्रू वैल्यू मानूंगा। घर पे आया, मैंने अपनी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालने की कोशिश करी, इन द सेंस कि मैं चाह रहा हूं कि मैं चेक करूं यार दुकानदार मुझे कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहा। अबे 100 ग्राम उस नमकीन के पैकेट पर लिखा हुआ है, तो उसको वहां पर ट्रू वैल्यू माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से उसको पैक करा गया होगा। अब यहाँ पर आपने एक्सपेरिमेंटल एक वैल्यू निकाली, वो निकल गई 99 ग्राम, तो दुख हो जाएगा यार, 1 ग्राम कम हो गया। निकल के आ गई 101 ग्राम, खुशी हो जाएगी यार ये तो ज्यादा आ गया। कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो और आपको पता नहीं है, दुख अपनी वजह से हो रहा है और खुशी भी आप अपनी वजह से हो रहा है। तो इन सच केस अगर ट्रू वैल्यू नहीं पता है, जैसे पैकेट के ऊपर लिखी हुई है वो ट्रू वैल्यू है और आपको नहीं पता है, तो उस केस में क्या करना है, तो बार बार एक पर्टिकुलर चीज की रीडिंग लाइए, बार बार नंबर ऑफ रीडिंग्स आ जाएंगी, और नंबर ऑफ रीडिंग्स अगर आ रही हैं तो उन सारे के सारे रीडिंग्स का क्या कर लो, मीन निकाल लो। तो मीन निकाल लोगे तो क्या मिल जाएगी, ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। अब बस ट्रू वैल्यू में से क्या करो, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माइनस करो। क्या करो, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माइनस करो। अगर अगर डायरेक्टली ट्रू वैल्यू पहले से ही पता होती तो आप क्या करते, एक वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकालते और आपस में उसको माइनस कर देते। तो इन सच्चा केस अगर ट्रू वैल्यू आपको मिलती पहले से ही होती आपके पास, और आपने एक वैल्यू निकाली और उसको माइनस कर दिया, उसको माइनस कर दिया, तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगी, एब्सोल्यूट एरर। क्या मिल जाएगी, एब्सोल्यूट एरर। बट बट अगर आपके पास ट्रू वैल्यू नहीं है तो पहला काम क्या करोगे, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज लोगे। ठीक, क्वेश्चन में पहले से गिवन होगी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ये हैं, तो आपने उन सारी वैल्यूज का क्या करना है, मीन निकाल लेना है। ठीक, मीन निकालोगे तो ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। अब उस ट्रू वैल्यू का क्या करोगे, अब उस ट्रू वैल्यू का क्या करोगे, तो हर पर्टिकुलर वैल्यू, इस ट्रू वैल्यू को मैं ए मान लेता हूं, हर पर्टिकुलर वैल्यू को इसमें से माइनस करोगे, हर पर्टिकुलर वैल्यू को इसमें से माइनस करोगे, तो आपको हर पर्टिकुलर एरर की, हर पर्टिकुलर वैल्यू की एक एरर मिल जाएगी। उस एरर को रिप्रेजेंट करा जाता है डेल ए1 के साथ। तो यहां पर डेल ए1 बता रहा है एरर इन ए1, डेल ए1 बता रहा है एरर इन ए1। तो del a1 will be equal to a minus a1, del a2 will be equal to a minus a2, del a3 will be equal to a minus a3, del a4 will be equal to a minus a4। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा भाई, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि भाई ये पर्टिकुलर एरर जरूरी है सारे के सारे नेगेटिव है, जरूरी नहीं है सारे के सारी पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव आएंगे और कुछ पॉजिटिव आ सकती है। तो क्या करना है सर, नेगेटिव पॉजिटिव लेना है ना, हर केस में क्या करना है, मॉड मानना है उसका। क्या मानना है, मॉड। जितनी भी एरर्स आती हैं सारी की सारी वैल्यूज को प्लस में लेके, सारी की सारी वैल्यूज को प्लस में लेना है। अभी तक क्या था, एक ट्रू वैल्यू एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, दोनों को माइनस करा, एब्सोल्यूट एरर मिल गई। अगर एक ट्रू वैल्यू पहले से गिवन है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पहले से गिवन है, और आपको एब्सोल्यूट एरर पूछी गई, तो दोनों को डायरेक्टली क्या करो, माइनस।
इन केस नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन है तो क्या करना है, तो भाई उन सारी की सारी वैल्यूज का पहले क्या करो, मीन निकाल लो, ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। और ट्रू वैल्यू अगर मिल जाती है फिर क्या करो, हर एक पर्टिकुलर वैल्यू को ट्रू वैल्यू में से माइनस करो, तो हर पर्टिकुलर वैल्यू की एरर मिल जाएगी। उन सारी की सारी एरर्स का क्या करो, आप मीन करो, सारी की सारी एरर्स का क्या करो, मीन करो। तो क्या होगा, तो इन सच्चा केस आपको इन सच अ केस आपको मिल जाती है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट मिलने के हो गए दो तरीके, एक जब एक ही ट्रू वैल्यू है और एक ही एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डायरेक्टली माइनस करोगे तो आ जाती है एब्सोल्यूट एरर। और दूसरा, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज गिवन है तो पहले उनका मीन निकालो, मीन निकालने के बाद ट्रू वैल्यू मिल गई, अब उस ट्रू वैल्यू में से सबको माइनस करा तो सबकी एरर मिल गई, उन सब पर्टिकुलर एरर्स का मीन करा तो मिली जाती है एब्सोल्यूट एरर। तो ये दो तरीके हैं एब्सोल्यूट एरर निकालने के। ठीक, फिर आती है बात रिलेटिव एरर, तो वो कैसे निकालते हैं। तो रिलेटिव एरर का डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है, आर ई बोले तो रिलेटिव एरर। तो भाई जो भी एब्सोल्यूट एरर है डेल ए, उसको डिवाइड कर दो ट्रू वैल्यू के साथ, दैट इज ए। तो डेल ए अपॉन ए, तो ए इज ऑलवेज योर ट्रू वैल्यू और डेल ए इज योर एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड करना होता है ट्रू वैल्यू के साथ, किसके साथ, ट्रू वैल्यू के साथ। तो क्या मिल जाती है, रिलेटिव एरर। ठीक, नेक्स्ट इज अ परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर बोले तो पी डॉट ई, इसमें क्या करा जाता है, जो आपकी रिलेटिव एरर है उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो परसेंटेज एरर क्या मिल जाएगी, डेल ई अपॉन ई इंटू 100। तो इस तरह से आपके पास ये क्या होती है, परसेंटेज एरर। तो अब ये क्लियर हो गया होगा आपको कि परसेंटेज एरर क्या है। ठीक है, अब इसके बेसिस के ऊपर आगे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट पहले आपको टॉपिक कंप्लीट करवा दें। ओए ओए, ठीक है। तो अब देखो एरर्स है, ठीक है, एरर्स आ सकती है किसी भी मेजरमेंट में आ सकती है, जरूरी नहीं है आपकी मेजरमेंट हमेशा सही होगी। सपोज एक पर्टिकुलर प्लॉट ही है, मान लो एक प्लॉट है सपोज, और आपने किसी को भेजा जहाँ पर मेजरमेंट लेके आ, तो उसका एरिया निकालने जाएगा तो कैसे निकालेगा, पहले लेंथ पता करेगा फिर ब्रेड्थ पता करेगा, ठीक, और फिर आप कहोगे भाई एरिया निकाल, तो उसका एरिया निकाल देगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक, दूसरा पेरीमीटर निकालेगा, तो भाई पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l+b। ठीक, मल्टीप्लाई भी हुई दो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज, ऐड भी हुई दो फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, करना क्या सर, अगर उन दोनों में एरर हुई तो तो एरर हमेशा ज्यादा हो सकती है कम हो सकती है, एरर हमेशा ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। तो उसको लिखा कैसे जाता है, तो इसमें मैंने एरर मान ली डेल एल, इसमें मैंने एरर मान ली डेल बी। तो मान लिया जाए अगर एल के अंदर एरर होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा डेल एल और कम से कम डेल एल, तो प्लस माइनस, ज्यादा से ज्यादा कम से कम। तो ये हो गई आपके पास लेंथ। अगर मैं ब्रेड्थ की बात करता हूँ, ब्रेड्थ की, तो इन केस ऑफ ब्रेड्थ आपकी ब्रेड्थ कितनी हो सकती है, बी प्लस माइनस डेल बी। तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा डेल बी, कम से कम भी डेल बी। कम बढ़ती इतना हो सकता है, यही बोलते हैं ना, कम बढ़ती इतना हो सकता है। आपने एक लेंथ मन निकाली, लेंथ निकाल के आप अपने बॉस के पास गए, बॉस पूछा कोई गलती तो नहीं, हाँ सर, ऊपर नीचे इतना हो जाएगा, ऊपर कितना प्लस नीचे कितना माइनस, वो एक साथ में वैल्यू बता देगा इतनी। क्योंकि सपोज उसको उसी समय अगर उसको एरर बतानी है अपने बॉस को, तो वो कैसे बता देगा यार। तो सपोज जिस पर्टिकुलर स्केल का वो यूज कर रहा था, जिस पर्टिकुलर स्केल का वो यूज कर रहा था, वो स्केल कम से कम एक लेंथ को मेजर कर सकता है, कम से कम। तो आपके पास जो घर में पड़ा हुआ स्केल है वो कम से कम 1 मिलीमीटर को मेजर कर सकता है। तो अब ये तो सोचो क्या, मुझसे अगर गलती हुई होगी तो 1 मिलीमीटर ऊपर नीचे गलती हो गई होगी, क्योंकि उसका वो लीस्ट काउंट क्या है, वो लीस्ट काउंट। तो ऐसी पर्टिकुलर एरर्स का जब अपने लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट एरर। और इसका यूज होता है, अक्सर होता है। जिस पर्टिकुलर स्केल का, जिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का आप यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर की अगर आपको एरर किसी को बतानी है तो आप बेसिकली क्या करते हो,
उसी लीस्ट काउंट को आप एरर के फॉर्म में बता सकते हो, भाई मैंने इस चीज का यूज करा है, ये कम से कम इतनी वैल्यू को मेजर कर सकता है। तो अगर मुझसे गलती हुई होगी तो ऊपर नीचे इतनी हो गई होगी, मैंने अगर ये लीस्ट काउंट यहाँ तो ज्यादा रीड कर लिया होगा या कम रीड कर लिया होगा, ठीक है, तो वो लीस्ट काउंट एरर का काम कर देते हैं अगर एकदम से बतानी है किसी को तो। ठीक, लेंथ के अंदर एरर आ गई, ब्रेड्थ के अंदर भी एरर आ गई, तो जो पर्टिकुलर एरर्स आ गई हैं उनका क्या, जब मैं एरिया निकालूंगा क्या वो एरर एरिया के अंदर नहीं जाएगी? जब मैं पेरीमीटर निकालूंगा क्या वो एरर्स ऐड होकर पेरीमीटर के अंदर नहीं जाएंगी? जाएंगी। तो क्या हो रहा है, एरर्स का प्रोपोगेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एरर्स का प्रोपोगेशन हो रहा है। तो आपका एक नया टॉपिक क्या है, प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन ऑफ एरर, प्रोपोगेशन ऑफ एरर। तो भाई इनके फॉर्मूलेज आते हैं, फॉर्मूलेज का यूज होता है, मैं आपको डायरेक्टली वही बता दूंगा, मैं डिराइव नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको डिराइव नहीं कर पाऊंगा, सिंपल। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा भाई क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि वीडियो मुझे लगता है बहुत लंबी हो जाएगी भाई वो करवाने बैठा तो, और इतना आपके पास टाइम भी नहीं है। और अगर आपको बस इनके डेरिवेशन भी देखने होंगे, वैसे डेरिवेशन की जरूरत पड़ती ही नहीं यार, बिल्कुल नहीं आती। ट्रस्ट करो बस और बाबा जी का नाम लो और वीडियो देखो बस। ओहो, ठीक है, अब आज की बैंड बज चुकी है बेटा, 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आराम करूंगा मैं तो। आप मत करना आराम, हम भी करेंगे। आप क्यों करोगे भाई, आप पढ़ोगे, आपका छूटा हुआ है बहुत कुछ। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ एडिशन के केस में क्या होगा। अगर एडिशन होता है दो फिजिकल क्वांटिटीज का, तो देखना भाई, सपोज दो फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है, ये है और एक ये है। ठीक, सपोज ऐड कर रहा हूं दो फिजिकल क्वांटिटीज को, तो एडिशन के बाद जेड में भी तो एरर होगी, तो वो एरर कितनी होगी डायरेक्टली बता देता हूँ, डेल ए प्लस डेल बी। हमेशा एरर को ऐड ही करा जाता है। अगर सब्ट्रैक्शन हो रही है दो फिजिकल क्वांटिटीज, सब्ट्रैक्शन, अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो z इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो सब्ट्रैक्शन के दौरान भी तो एरर जाएगी z में, तो वो कितनी हो जाएगी, डेल z विल बी इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। हमेशा एरर्स को ऐड ही करना है, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको कहा था मॉड लेना है एरर्स का हमेशा। अगर करते हैं मल्टीप्लाई, अगर करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या करना है अभी ध्यान देना, z इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो भाई z की रिलेटिव एरर क्या होती है, डेल z अपॉन z इज इक्वल टू ए की रिलेटिव एरर डेल ए अपॉन ए इंटू प्लस का साइन बी का रिलेटिव एरर डेल बी अपॉन बी। तो सिंपल, अभी तक जस्ट एब्सोल्यूट एरर्स का फंडा चल रहा था एडिशन सब्ट्रैक्शन में, अब रिलेटिव एरर्स का फंडा चलेगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रिलेटिव एरर्स का यूज होता है, ए जेड इज इक्वल टू ए डिविजिबल बाय बी, तो जेड के रिलेटिव एरर डेल जेड इज इक्वल टू ए के रिलेटिव एरर डेल ए अपॉन ए प्लस डिवीजन की जगह प्लस बी के रिलेटिव एरर डेल बी अपॉन बी। अगर बात करते हैं पावर की, अगर बात करते हैं पावर की, तो क्या होगा, पावर इन द सेंस z इज इक्वल टू ए की पावर n है, ए की पावर n है, तो सपोज z इज इक्वल टू ए की पावर 2 है, a इंटू ए, इस फॉर्मूले का यूज करके देखो एक बार, इस फॉर्मूले का, तो z की जगह डेल z अपॉन z, ए की जगह डेल ए अपॉन ए की जगह डेल ए अपॉन ए, मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन, ए की जगह जो बी था तो क्या आएगा डेल ए अपॉन ए। ठीक, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, डेल ए अपॉन ए इंटू टू, इधर क्या डेल जेड अपॉन जेड। तो पावर अगर 2 है वो सामने आ जाएगी, ए के रिलेटिव एरर डेल ए अपॉन ए इधर आ जाएगा, जेड के रिलेटिव एरर डेल जेड अपॉन जेड इधर आ जाएगा। तो अगर पावर n है, अगर पावर n है तो n आगे आ जाएगा, डेल ए अपॉन ए हो जाएगा। ठीक, हो सकता है पावर कभी कभी नेगेटिव में हो सकता है, क्या करना है, पॉजिटिव ही लेना है हर बार। क्लियर है, ये ध्यान रखना। तो इनके बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस ट्राई करें, मैंने वर्कशीट्स डाली हुई है, ठीक है, हो सकता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। 10% भी अगर ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा ना, बहुत, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आता है बस कंपटीशन में, ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। ठीक है,
तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़, अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, आपके लिए मेहनत करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।